आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो बीएससी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इसमें हम जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रेजोनेंस एनर्जी का होगा। मेरे चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एचटेक में आप को मुख्तलिफ टॉपिक्स मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेजोनेंस एनर्जी की, और इससे पहले जो रेजोनेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीवेज स्ट्रक्चर, और उनसे फिर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। तो आज के लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि वो जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी एनर्जी और जो हमारा हाइब्रिड बन रहा है उसकी एनर्जी में क्या फर्क है। तो रेजोनेंस एनर्जी में वो कह रहा है कि एक्चुअल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज लेस देन, जो हमारा हाइब्रिड बन रहा है लीवेज स्ट्रक्चर के बाद उसकी एनर्जी हमेशा कम होगी। किससे कम होगी? कैलकुलेटेड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जितने भी उस प्रोसेस में स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट करेंगे उन सब से कम होगी। ठीक है, और फिर इसकी जो डेफिनेशन क्या बनी? डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जो पहले स्ट्रक्चर्स हैं हाइब्रिड के अलावा जितने भी स्ट्रक्चर्स पहले बन रहे हैं उनमें से जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होगा उसकी एनर्जी और जो हमारा हाइब्रिड बन रहा है उसकी एनर्जी जो होगी उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा, यानी उसकी एनर्जी को इसकी एनर्जी में से मनफी करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी उसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। रेजोनेंस एनर्जी के दो और नाम भी हैं, उसमें एक स्टेबलाइजेशन एनर्जी है और दूसरा डी लोकलाइजेशन एनर्जी है। और इसके अलावा जो रेजोनेंस एनर्जी है उसको मेजर नहीं किया जा सकता, सिर्फ एस्टिमेट किया जा सकता है, उसका एस्टिमेशन लगाया जा सकता है। सिंस वी कैन मेजर द एनर्जी ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल पार्टिकुलरली बट द एनर्जी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कैन ओनली बी एस्टिमेटेड फ्रॉम इट्स बॉन्ड एनर्जीज। तो वो जितने भी कंट्रीब्यूशन उसमें हो रही है स्ट्रक्चर्स की, हम उनकी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो जितना भी ये प्रोसेस है रेजोनेंस का, इसमें जितने भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं ये हम एक पेपर पे काम करते हैं, हम ये रियल में तो मौजूद नहीं है कि हम ना ये लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं, जैसा कि बात हो चुकी थी पहले कि ये हकीकत में तो इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो पेपर के ऊपर ये बनाए जा सकते हैं और वहां से एक, इसलिए वहां से उनको जो एनर्जी है वो उसका एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि ये इतनी होगी। और जो हाइब्रिड है वो भी जो है वो एक एस्टिमेशन ही है और वो भी ओरिजिनली मौजूद तो नहीं होता, इस यानी कि किसी लैब में बनाया तो नहीं जा सकता। तो ये सब अंदाजे हैं कि ये एनर्जी होगी, और जितनी भी वो कंट्रीब्यूशन है, अगर हम दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं हाइब्रिड का और जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका हम एनर्जी का क्योंकि डिफरेंस ले रहे हैं और उसको हम रेजोनेंस एनर्जी कह रहे हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर जो एस्टिमेट कैसे लगाया जाता है, जो एंगल्स होते हैं, बॉन्ड एंगल्स होते हैं, वो उनकी मदद से इसका अंदाजा लगाया जाता है कि इसकी एनर्जी कितनी होगी। और वन मेथड, जो वैसे एस्टिमेशन का मेथड है वो कौन सा है, उसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, और इसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं उसका जो हाइब्रिड होता है हमारा उसकी रेजोनेंस एनर्जी को। रेजोनेंस एनर्जी फाइंड करने का हमारे पास जो मेथड है वो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है, और इसके जरिए हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये रेजोनेंस का प्रोसेस है ये ओरिजिनल प्रोसेस नहीं है, जस्ट एक पेपर वर्क है, और हम इस पे जो स्पीशीज होती हैं, मॉलिक्यूल या एटम्स या इस तरह की चीजें, उनको उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिफाइन करने के लिए ये सारा सिस्टम जो है वो काम करता है। तो हमारे पास कोई फिजिकली चीज मौजूद नहीं है जिसकी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, ये जस्ट एक एस्टिमेशन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन की गई है और यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है साइक्लोहेक्सेन।
और दोनों का प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन आ रहा है और इनकी आगे एनर्जीज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जो पहला स्ट्रक्चर है इसमें क्या किया गया है कि 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और इसके सामने जो इसकी एक डबल बॉन्ड की सूरत में जो इसकी एनर्जी है वो 119.5 किलो जूल पर मोल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर है सेकंड या बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है मोस्ट स्टेबल जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, उसमें यहाँ पे ये कंसिडर कर लें ये बेंजीन है। तो ये हमारे पास 3 डबल बॉन्ड हैं इसमें, उसमें एक था, इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं। और अगर एक डबल बॉन्ड की एनर्जी इतनी है तो 3 की कितनी होगी, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और उसकी एनर्जी बनी 358.5 किलो जूल पर मोल, विच इज 3 टाइम्स दैट ऑफ साइक्लोहेक्सेन, जो कि साइक्लोहेक्सेन के मुकाबले में ज्यादा है। और जो हमारे पास ओरिजिनल जो बेंजीन की कैलकुलेटेड एनर्जी है वो हमारे पास कितनी है, 208 किलो जूल पर मोल। वो इन दोनों में यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं -208.0 और जो हमारे पास ये जो एनर्जी थी 358, ये तो जो वो स्ट्रक्चर थे लिविस मुख्तलिफ स्ट्रक्चर थे उनमें से जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर था ये उसकी एनर्जी है और ये हमारे पास 358 आई। और फिर हमने देखा कि जो बेंजीन की बन रही है ओरिजिनल वो तो 208 बन रही है। तो फिर हम हाइब्रिड, हम जो हमारे पास हाइब्रिड बना उसकी एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि हमने एक अंदाजा लगाना है। तो हम जो हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं रेजोनेंस की, कि जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होंगे लिविस स्ट्रक्चर होंगे उनमें से जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा और जो हाइब्रिड होगा, इन दोनों की जो एनर्जी होगी इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास हमारा जो हाइब्रिड बन रहा है उसकी एनर्जी होगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर था उसकी जो एनर्जी थी वो 358 थी और जो हमारा ओरिजिनल है वो 208 है और हम जो है इसको मनफी करेंगे तो हमारे पास जो हाइब्रिड की एनर्जी आ जाएगी और ये हमारे पास कितनी बनी 150.5 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारी हाइब्रिड की रेजोनेंस एनर्जी है। और तो यहाँ पे वो समरी दे रहा है, इन शॉर्ट ऑल कंपाउंड्स विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय अ सिंगल लिविस स्ट्रक्चर, जिनका एक सिंगल लिविस स्ट्रक्चर नहीं होता और वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर से मिलके एक हाइब्रिड बनाता है, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो उसकी जो एनर्जी है वो मोर स्टेबल होगा सिंगल वाले से और उसको हम रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड भी कहेंगे। सेकंड पैराग्राफ में वो कह रहा है कि द मोर नियरली इक्वल इन एनर्जी द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी कि उस प्रोसेस में लिविस स्ट्रक्चर जितने भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी एनर्जी अगर एक दूसरे के ज्यादा इक्वल है तो हमारा जो हाइब्रिड बनेगा उसकी एनर्जी उन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में जिसकी एनर्जी कम होगी उसके मुताबिक उसकी एनर्जी होगी रेजोनेंस एनर्जी। और अगर व्हेन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैव डिसिमिलर एनर्जीज, अगर वो प्रोसेस में जितने भी शामिल हैं उनमें से उनकी एनर्जी मुख्तलिफ होगी सबकी, तो हाइब्रिड हमारा कैसा दिखेगा, लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर हमारा होगा उन सब में से। और द रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज तब बढ़ेगी एज द नंबर ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेज। तो जब स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे तो हमारी रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसका एग्जाम्पल वो दे रहा है कि हम एक फर्ज करें बेंजीन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है और पेंटा नहीं फेनेंथ्रीन है और फॉर विच वी कैन ड्रा। तो उसमें ये इन सब के जो लिविस स्ट्रक्चर हैं वो मुख्तलिफ हैं और उनकी लिविस स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होने का मतलब है कि जो बेंजीन के पीछे जितने भी लिविस स्ट्रक्चर हैं उनकी एनर्जीज अलग हैं। इसके पीछे भी एक पूरी लाइन होगी लिविस स्ट्रक्चर्स की, इन सब के पीछे होगी। तो हर एक की जो रेजोनेंस एनर्जी फाइनल आ रही है वो हमारे पास 150 है, 255 है। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है एनर्जी। तो इसका मतलब है बेंजीन के जो लिविस स्ट्रक्चर थे वो
वो कम थे, उससे ज्यादा फिर हुए, फिर अगले में उससे ज्यादा हो गए, उससे ज्यादा हो गए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है द रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये इंक्रीज हो रही है ग्रेजुअली। क्यों इंक्रीज हो रही है? एज द नंबर ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज। तो इसका मतलब है हर एक के जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो क्योंकि हर एक में इंक्रीज हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो रेजोनेंस इफेक्ट का होगा। और उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।